बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है बग्गा साहब से मुलाकात करने का। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का पूरा हाल हमें समझाने के लिए और विश्लेषण के साथ तैयार है बग्गा साहब। बग्गा साहब, सुप्रभात, स्वागत है आपका। पहले तो सर एक बहुत ही निजी और पर्सनल सवाल है सर, आपकी इजाज़त हो तो पूछ लूँ? जी। तो सर रात को आप सोए या नहीं? थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा-सा लग ही रहा है सर, बिल्कुल। पहले तो ईरान ने नहीं सोने दिया होगा, बाद में ट्रम्प साहब ने नहीं सोने दिया होगा। ये पूरे रात भर जो ड्रामा चला, ज़रा समझाइए सर, हो क्या रहा है? वही ये जंग से ज़्यादा ड्रामा है अनिल जी, आपने बहुत सही कहा कि वो 14 मिसाइल भी ईरान ने छोड़े कतार पे। वो एक फ्लैश आ गया था कि भाई सारे यूएस बेसिस के ऊपर अटैक हो रहा है। आर्टिलरी शेलिंग की ईरानी बैक मिलिशिया ने इराक में भी, सीरिया में भी। तो लगा कि ये बढ़ने वाला है युद्ध, कि अब क्या होगा, यही सोच रहे थे। बट फिर देखा गया कि सारे के सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए। और फिर बाद में ट्रंप ने कहा कि हमें एडवांस नोटिस दे दिया गया था। जब ट्रंप का वक्तव्य आ गया और फिर एनबीसी न्यूज़ के साथ उनकी इंटरव्यू जब फ्लैश होने लग गई, तब मार्केट्स बहुत राहत के जोन में आ गए। एक चीज़ ज़रूर हो गई थी दिन में कि ऑयल टैंकर्स चलते जा रहे थे। तो जब ऑयल की सप्लाई जारी थी कल, तो लग रहा था कि जो चीन की तरफ से दबाव पड़ेगा ईरान पे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद ना करें, वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। तो कल जैसे हम बात कर रहे थे, ट्रंप किसी को कुछ भी यू नो किसी भी जीत का श्रेय किसी और को नहीं देना चाहते। तो भाग के ट्रंप ने बोल दिया कि दोनों मेरे पास आए और मैंने बोला कि ठीक है, युद्ध विराम करिए, और अब युद्ध विराम शुरू हो गया है। तो अब यही था कि ईरान ने तुरंत बोला हम नहीं, युद्ध विराम हमने नहीं घोषणा की। इजराइल अभी तक चुप है, बट जो फायरिंग है वो रुक गई। सवेरे 4:15 बजे ईरानी टाइम के करीब कुछ मिसाइलें जरूर गई इजराइल की तरफ, बट कुछ उसमें नुकसान नहीं हुआ, सब इंटरसेप्ट हो गए और उसके बाद शांति है। तो आज का दिन निकल जाए तो स्थायी तौर पे कह सकते हैं कि लग रहा है सीज फायर है अनिल जी। तो बहुत मुश्किल है इतने ड्रामा में असलियत क्या है और पोस्टरिंग क्या है, ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ जो मैं इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था, वो ये कि मतलब उन्होंने सीज़ फायर का बात तो अभी कहा और बोले सीज़ फायर के 24 घंटे बाद इस युद्ध को पूरी तरह से औपचारिक तौर पर समाप्त माना जाए। तो ये एंड ऑफ वॉर है, सीज़ फायर नहीं। तो क्या ये समझें कि आप वापस लड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल? वो तो किसी के हाथ में नहीं है। ये अब इनका फिर से मैं कहूँगा पोस्चर है ट्रंप का कि भाई नोबेल कमिटी के पास एक और चिट्ठी जाए ईरान और इजराइल से कि ट्रंप को ही नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। तो ये स्थायी तौर पे तो बहुत मुश्किल है कह पाना, क्योंकि इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स क्या मीट हो गए। जो 428 किलो का एनरिच्ड यूरेनियम है जो मिसिंग है, वो कहाँ पर बैठा है, और क्या वो जैसे भारत ने बनाए अपने न्यूक्लियर बॉम्ब छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के आसपास एनरिचमेंट फैसिलिटी करके, तो क्या अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड तौर पे ईरान बना रहा है क्या? तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव था ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना, वो तो फेल हुआ है। अब वो और तेजी से बनाएंगे। 428 किलो का यूरेनियम उनके पास है, एनरिच 60% तक का, और वो 90% पे कहते हैं वेपन ग्रेड बन जाता है, बट 60 पे भी कुछ ना कुछ तो वो कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये कहना कि युद्ध बिल्कुल अब युद्ध नहीं होगा, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वही लोग हैं उधर ईरान में, और वही ऑब्जेक्टिव्स हैं इजराइल में भी। यही था, इजराइल का एयर डिफेंस अब खत्म होने के करीब था। अबाउट 4 दिन पहले तक उनके पास 8 दिन का और एयर डिफेंस का माल रह गया था। तो अब बहुत अर्जेंसी थी कि इजराइल को और असला बारूद प्रदान किया जाए, स्पेशली एयर डिफेंस में। आप देख रहे थे जिस तरह से मिसाइल्स ईरान की ब्रेक थ्रू कर रही थी उनके एयर डिफेंस में, क्योंकि एयर डिफेंस में क्या है,
आपके पास काउंटर मिसाइल रहते हैं, जिससे आप आगामी आ रहे हैं जो ड्रोन्स या मिसाइल, उनको आप रोक रहे हैं, उनको आप बर्बाद कर रहे हैं हवा में ही, आकाश में ही। अब वो अगर खत्म हो जाते हैं तो इसराइल के ऊपर खतरा बहुत था। तो क्या ये टेम्पररी है कि परमानेंट है, कहना बहुत मुश्किल है अनिल जी। मैं कहूँगा 2 चीज़ें देखनी है, क्रूड ऑयल की कीमतें और मार्केट क्या कर रहे हैं। जब संडे को गल्फ के मार्केट्स बढ़ते गए, इज़राइल का मार्केट बढ़ा, तब लगा कि ज़्यादातर रिस्क निकल गया है, यहाँ से कम होना चाहिए अब रिस्क, और वही कल दर्शाया मार्केट्स ने। अब ट्रंप ने कहा है तो और उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, बट देखना पड़ेगा 1-2 दिन। अभी तो मार्केट कह रहे हैं कि हो गया, टल गया, और यही था कि अच्छी बात ये थी कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स भी नहीं थे, तो शॉर्ट स्क्वीज़ नहीं दिख रहा है। और मार्केट्स ने, आप देखिए संडे को भी इतना रिएक्शन नहीं था, कल भी इतना नहीं था, तो आज इतनी तेज़ी नहीं बढ़ी, 1% तक मार्केट्स बढ़े, बट उसके बाद विराम ले रहे हैं देखने को कि क्या होता है। बगैर अब क्या समझा जाए कि कच्चे तेल का टॉप बन गया है, और अब जब तक कि ईरान, इजराइल, अमेरिका जैसा या इससे बड़ा कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला ना हो जाए, तब तक तो फिर ये अब 80 भी नहीं पहुंचेगा कभी। ये मान के चलें कि अब जल्दी से अब इसके लिए अब तेजी करना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है अनिल जी, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। इतनी तेज़ी से विश्व की इकॉनमी नहीं बढ़ रही। और 2 बहुत अहम बातें हैं अनिल जी, जो निकल के आई। एक, जब इज़राइल भी हमला कर रहा था, वो 1-2 ऑयल डिपो उसने ज़रूर उड़ाए। एक गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी पे पहले दिन एक ड्रोन का हमला हुआ, जो बहुत जल्दी से ईरान ने वो आग बुझा ली। बट ईरान की जो एक्सपोर्ट टर्मिनल्स हैं, स्पेशली बंदर अब्बास से जो निकलते हैं टैंकर्स ईरान के, उन पे कोई क्षति नहीं आई। और उल्टा ईरान ने बड़ी तेजी से टैंकर निकाले, अपने जितने उसके पास रिजर्व्स थे तेल के, वो खाली करता जा रहा था ईरान। तो इसराइल ने बहुत वैसे जो भी हमले किए, बट ईरान के तेल उत्पादन पे कोई हमला नहीं हुआ, ना ईरान के एक्सपोर्ट्स के टर्मिनल्स पे कोई हमला हुआ। ये बहुत अहम होता है, क्योंकि नहीं तो वो एग्जिस्टेंशियल हो जाता उनके रेजिम के लिए, और हो सकता था कि वो फिर गल्फ के तेल के उत्पादन क्षेत्रों पे हमला कर देता ईरान, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर ईरान बैठा हुआ है सारे गल्फ से। तो इसलिए गल्फ बिल्कुल भयभीत रहता है ईरान से, और ईरान को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। दूसरी अहम बात जो थी कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो ईरान के थे, इन्होंने कहा न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमने धावा बोला। वो जो एनरिचमेंट फैसिलिटी थे, जो यूरेनियम को एनरिच करता है कि वेपन ग्रेड तक पहुंच जाए यूरेनियम, तो यूरेनियम का केक है आपके पास, उसको आप और महीन बनाते जाते हैं, और 90% तक पहुंचते पहुंचते वो वेपन ग्रेड हो जाता है। उसको फिर आप मिसाइल में दाग सकते हैं और वो वेपन बना सकते हैं उससे। वो जो था एनरिचमेंट पे किया अटैक, बट न्यूक्लियर रिएक्टर जो थे, स्पेशली इस्फहान में 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बिल्डिंग्स हैं। अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें तो अमेरिका के बम वहां नहीं गिराए गए, ना इजराइल ने कोई मिसाइल वहां दागा। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर पे आप दागते हैं तो रेडियो एक्टिविटी आ सकती थी। तो जो ईरान का पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है, उसके ऊपर इन्होंने क्षति नहीं की। इसलिए जो आपका पहला वक्तव्य था, ये ज्यादा ड्रामा था, कम जंग थी। हाँ, 1000 से ज़्यादा लोगों को बहुत मिसफॉर्च्यून है कि उनकी जानें गई, कईयों को तबाही देखनी पड़ी। हम सब ने देखा मार्केट्स गिरते हुए, वो छोटी बात है। बट मुझे लगता है कि ये बहुत ऑर्केस्ट्रेटेड था। इज़राइल ने ज़रूर हमला किया, इज़राइल ने ज़रूर उनके 30 से ज़्यादा बहुत अहम शख्सियतों को ढेर किया। बट ओवरऑल अगर आप देखें, ना तेल को इन्होंने छुआ, ना न्यूक्लियर रिएक्टर को छुआ। न्यूक्लियर एनरिचमेंट को ज़रूर छुआ गया और वहाँ पे बमबारी हुई। वहाँ क्या इम्पैक्ट हुआ वो किसी को पता नहीं, क्योंकि जो 428 किलो यूरेनियम पता है सबको ईरान के पास था, वो किसी को नहीं पता कहाँ पर है। 8000 से ज़्यादा उसके पास यूरेनियम केक है,
जो कि आप कह सकते हैं अनरिफाइंड है अभी, उसको रिफाइन करना है। 8,000 किलो से ज़्यादा ईरान के पास वो यूरेनियम केक पड़ा है। तो वो तो तब्दीली नहीं हुई सिचुएशन में। तो जंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? जंग के ऑब्जेक्टिव कैसे मीट हुए? और आज सीज़ फायर क्यों हुआ? क्या थक गए दोनों देश? ईरान रशिया और चाइना ने पीछे से गुज़ारिश की अमेरिका को कि अब ख़त्म करिए। ये सब अभी निकल के आना है, अगले 1 आध महीने में ही पता लगेगा। हमें ज़्यादा कुछ इससे लेना-देना नहीं है। अच्छा किया कि थोड़े रैशनल वॉइसेस ऊपर आ रहे हैं और अच्छा ही रहे कि इनका सीज़ फायर हो जाए। बग्गा साहब से जरा एक सवाल आज शाम के एक घटनाक्रम पे भी लिया जाए, क्योंकि आज रात फेड चेयरमैन जो अमेरिका के हैं जेरेमी पावेल साहब, उनकी सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर एक कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी होने वाली, मतलब वो कांग्रेस के सामने अपनी बात रखेंगे, अमेरिकी कांग्रेस मतलब वहाँ की संसद। तो क्या कुछ कह सकते हैं और उसका क्या कुछ खास असर हो सकता है, ये जानना समझना जरूरी है अमेरिकी बाजार पर। बग्गा साहब जरा समझाएं। अनिल जी, आज के वक्तव्य की अहमियत क्या है? एक तो है कि ट्रंप उनसे बहुत नाराज हैं कि रेट कट नहीं किया। दूसरा, अगर आप देखें तो काफी बैंक्स ने रेट कट्स किए हैं और इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी है। जिस तरह से उम्मीद थी कि टैरिफ्स के अनसर्टेनिटी के चलते शायद इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, वो नहीं आया। तो ये सब देखते हुए थोड़ा क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं पावल के, शायद ये बिहाइंड द कर्व हो गए हैं, रेट कट अभी तक आ जाने चाहिए थे। तीसरा, सामने ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल एक्ट पड़ा है, वो जो टैक्स कट्स का एक्ट पड़ा है, उसमें भी इम्पैक्ट आता है कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट अमेरिका को पे करना पड़ता है, उसके सामने उनकी जो है एक्सपेंस बढ़ती है सरकार की। तो ये भी एक प्रेशर है कि रेट कट करिए। जब चीन का रेट आपसे कम है, पूरे यूरोप का रेट आपसे कम है, स्विस बैंक जीरो पे ले आया है, जापान जहां 4% इन्फ्लेशन चल रही है, उसका रेट आपसे इतना कम है, एक तिहाई पे आपके बैठा हुआ है, आप क्यों इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे कायम है? और ये इसमें अहमियत ये है कि दो फेड के सीनियर वक्ताओं ने, फेड गवर्नर वॉलर ने और एक और वक्ता ने पिछले हफ्ते ही बातचीत छेड़ी है कि जुलाई में रेट कट आ जाना चाहिए। मेरी डेली जो है सैन फ्रांसिस्को की गवर्नर, उन्होंने कहा कि अब लग रहा है कंडीशंस बन रही है रेट कट के लिए, बट टाइमिंग उन्होंने नहीं मेंशन किया। कल भी वॉलर यूरोप में बातचीत कर रहे थे, एक स्पीच दे रहे थे, वहां पे वो चुप रहे रेट कट पर तो, बट मॉनेटरी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल होने के बारे में उन्होंने बातचीत की। तो ये एक माहौल बन रहा है कि 29 और 30 जुलाई की जो फेड की बैठक है, उसमें लग रहा है कि शायद रेट कट आ जाए। पावल देंगे नहीं कुछ इस तरह की इंडिकेशन, फिर से वो डेटा डिपेंडेंट ही रहेंगे और कहेंगे कि अभी तो 9 जुलाई तो ट्रम्प के टैरिफ की बात चल रही है, वो शायद पोस्टपोन हो जाए या शायद करार हो जाए। हम कैसे फिर पॉलिसी बनाएं? दूसरा, ट्रम्प का जो टैक्स बिल आप लोगों के सामने है, वो आपने पारित करना है, उसका इम्पैक्ट है 400-500 बिलियन डॉलर साल का फिस्कल डेफिसिट और बढ़ेगा। ऐसे माहौल में मैं कैसे बढ़ाऊं, वो यही कहेंगे। बट आप ये देख सकते हैं कि जब रिपब्लिकन्स उनको क्वेश्चन करेंगे, काफी तीखी क्वेश्चनिंग आज देख सकते हैं, तो वो थोड़ा मार्केट मूविंग जरूर होगा। आज वो बताएंगे नहीं, बट लग रहा है मार्केट यही अंदेशा दे रहा है कि सितंबर के सामने अब लग रहा है कि 29 जुलाई 30 जुलाई की जो बैठक है, वहां शायद रेट कट हो जाए।